ब्लेक उसी मोटर बाइक पर वापस लौटे जिस पर वे आए थे, जबकि एडवर्ड अपनी अलग मोटरसाइकिल पर पीछे पीछे आ रहा था। लेकिन उसकी बाइक स्पोर्ट्स बाइक नहीं थी जैसे ब्लेक की थी, बल्कि चॉपर स्टाइल की थी। वह उसके सनग्लासेस और चमकीले रंग की शर्ट के साथ बिल्कुल मैच कर रही थी। एक ऑल्टर्ड हंटर लिए यह थोड़ा अजीब था, क्योंकि वह काफी ज्यादा अलग और नोटिसेबल लग रहा था। आमतौर पर ऑल्टर्ड हंटर्स इसके उलट होते हैं, वे भीड़ में घुल मिल जाने वाले होते हैं। रास्ते में कहीं वे एडवर्ड को खो बैठे। ये जानबूझकर नहीं हुआ था, बस एक पल ब्लेक उसे विंग मिरर में देख रहा था और अगले ही पल वह गायब था। जब वे स्लाफ पहुंचे, ब्लेक ने इनू को उसके घर के पास उतार दिया और उसे अंदर आने का निमंत्रण दिया ताकि वह बाइक को रख सके। इस बीच इनू के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था और उसे बहुत कुछ कहना था। क्या हो रहा है? मेरा सिर सच में बहुत दर्द कर रहा है, इनू ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। मेरे साथ भी यही हो रहा है, मैं भी अभी तक कंफ्यूज्ड हूं। एडवर्ड गया कहां? मेरा मतलब स्लफ के रोड साइंस है, जीपीएस भी है, वह रास्ता नहीं भूल सकता। उसने खुद कहा था कि वह मेरे पीछे पीछे आएगा, ब्लेक ने कहा। क्या मुझे वापस जाकर उसे ढूंढना चाहिए या फिर बाकी हंटर्स को रिपोर्ट करना चाहिए? पूरी स्थिति ब्लेक को तनाव में डाल रही थी। वह आमतौर पर शांत दिमाग का था, लेकिन इस बार मामला अलग था, क्योंकि इसमें एसोसिएशन के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक शामिल था। उसे लग रहा था कि किसी भी पल उसे बुलाकर पूछा जाएगा कि लीडर के साथ क्या हुआ। तुम इसकी इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? अगर वह यहां नहीं आया तो यह तो अच्छी बात है, इनू ने जवाब दिया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हमें लगा था कि एक 5 स्टार हंटर का स्लो आना ही बड़ी परेशानी है, और अब तो एसोसिएशन का लीडर ही यहां आ गया है। अगर उसे बाकी लोगों के बारे में पता चल गया तो तुम्हें क्या लगता है वह कैसी मुसीबत खड़ी करेगा? इनू ने कहा। मतलब वह आखिर करेगा क्या? एडवर्ड कितना स्ट्रांग है? ब्लेक अपने ही डर और चिंता में इतना उलझ गया था कि वह हाउलर्स के बारे में कुछ देर के लिए लगभग भूल ही गया था। शायद यह अच्छा ही था कि एडवर्ड यहां नहीं आया। मतलब एडवर्ड को मैंने सच में लड़ते हुए नहीं देखा है और उसके बारे में ज्यादा कहानियां भी नहीं सुनी, लेकिन असेसमेंट के दौरान तुमने देखा था ना कि वह क्या कर सकता है। मुझे नहीं लगता कि वह बाकी 5 स्टार हंटर से किसी भी तरह कम होगा, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वह उनसे भी ज्यादा स्ट्रांग हो। यह डरावना ख्याल लेकर इनू वहां से निकल गया। वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि एडवर्ड यहां न पहुंचे। उसे यह बिल्कुल नहीं पता था कि इस समय भी एडवर्ड उन्हें देख रहा था। कुछ छतों की दूरी पर एक दूसरे घर की छत पर खड़ा एडवर्ड उनकी हर बात सुन रहा था। अच्छा हुआ कि मैंने उन्हें रास्ते में स्लिप दे दी, इससे शायद वे थोड़े रिलैक्स्ड हो जाएंगे। लेकिन यह मामला पहले से ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ऐसा लगता है कि वे कुछ ऑल्टर्ड को जानते हैं। यह सोचने वाली बात है कि उनका उनसे क्या रिलेशन है। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार उन्होंने अभी तक अपना इन्फ्लुएंस इतनी दूर तक नहीं फैलाया है। शायद वे मेरी सोच से ज्यादा तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। घर की ओर देखते हुए एडवर्ड ने देखा कि इनू आखिरकार बाहर निकल रहा था। वह अपने फोन पर कुछ मैसेजेस भी भेज रहा था। जिस स्मेल ने एडवर्ड का ध्यान खींचा था वह इनू से आ रही थी, इसलिए उसने के बजाय इनू का पीछा करने का फैसला किया। उसकी स्किल्स इतनी अच्छी थी कि मैं आसानी से घुल मिल सकता था और बिना पकड़े गए पीछा कर सकता था। एडवर्ड को अपनी एबिलिटीज पर पूरा भरोसा था। इनू का पीछा करते हुए वह थोड़ा हैरान हुआ। उसने देखा कि इनू एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में गया और लगभग 1 घंटे तक वहीं रहा। अंदर से कभी कभी रोने की आवाजें भी आ रही थी। लग रहा कि इनू सच में वही कर रहा था जो उसने कहा था, लोगों से अलविदा कह रहा था। इसके बाद इनू एक छोटे लड़के और एक महिला के साथ बाहर निकला और वे एक ऑर्फनेज की ओर गए। वहां एडवर्ड को पता चला कि इनू किसी न किसी तरह उस ऑर्फनेज को फंड करता है। वह बार बार पूछ रहा था कि उन्हें किस चीज की जरूरत है और कह रहा था कि अगर कभी भी कुछ चाहिए हो तो उससे या खाई नाम के व्यक्ति से संपर्क करने में झिझके नहीं। एक बार फिर आंसू बहाए गए और इस बार इनू अकेला ही बिल्डिंग से बाहर निकला। आमतौर पर मैं अपने फेलो हंटर्स की जासूसी नहीं करता, लेकिन इस इनू के बारे में मैंने जितना जाना है शायद उतना जानना नहीं चाहता था। वह एक अच्छा इंसान है और उसके पास लड़ने की मजबूत वजह है। मुझे लगता है कि वह आगे चलकर काफी आगे बढ़ेगा। उस पल एडवर्ड के अंदर एक छोटा सा हिस्सा ऐसा था जिसे लगा कि वह गलत कर रहा है। उसने सोचा कि शायद उसे इनू को अकेला छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर उसने तय किया कि वह उसे सिर्फ एक आखिरी जगह तक फॉलो करेगा।
आखिरकार वे वोल्फ्स पूल क्लब पहुंच गए। बाहर खड़े होकर इनू तुरंत अंदर नहीं गया। वह बस ऊपर लगे साइन को देखता रहा। मैं इन्हें क्या कहूं? मैं इन्हें क्या बताऊं? दूसरों को यह बताना ही काफी मुश्किल था कि मुझे 1 साल के लिए यात्रा पर जाना होगा। मैंने उन्हें कहा कि मुझे हाउलर से जुड़ी किसी वजह से जाना पड़ रहा है, लेकिन इन लोगों से मैं क्या झूठ बोल सकता हूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और काई, वह बहुत स्मार्ट है। मुझे लगता है अगर मैंने सच नहीं बताया तो उसे तुरंत पता चल जाए कि कुछ गड़बड़ है। मेरा मतलब, ये लोग ब्लेक के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करते। अगर मैं सच बता दूं तो सब ठीक हो जाएगा, है ना? एक गहरी सांस लेते हुए इनू आखिरकार वोल्फ्स पूल क्लब के अंदर चला गया। हे गाइस, इनू ने कहा जब सभी चेहरे उसकी ओर मुड़कर उसे देखने लगे। वोल्फ्स पूल क्लब के बाहर सड़क के दूसरी ओर खड़ा एडवर्ड अपनी चमकती आंखों के साथ उस जगह को देख रहा था। बहुत बदबू कर रही है। वोल्फ्स पूल क्लब के अंदर इन्नू को अपने ग्रुप के बाकी लोगों की आंखों में देखना मुश्किल लग रहा था। सभी उसे घूर रहे थे, और वह भी किसी अच्छे अंदाज में नहीं, बल्कि ऐसे जैसे वे लंबे समय से किसी का इंतजार कर रहे हों। ये वही वार्म वेलकम नहीं था जो उन्होंने गैरी को दिया था जब वह लंबे समय बाद लौटा था। इसलिए इन्नू सोच रहा था कि उसके साथ व्यवहार इतना अलग क्यों है। अरे यार, मैं सच में बहुत बिजी था, इन्नू ने कहा ऊपर देखते हुए, फिर नजरें हटा ली। किसी कारण से जब मारी उसे देख रही थी तो उसकी आंखें सबसे ज्यादा तेज और सख्त लग रही थी। कम से कम एक टेक्स्ट तो भेज सकते थे, मारी ने हाथ बांधते हुए कहा। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि तुम क्या कर रहे हो। कम से कम हमें यह तो पता था कि गैरी क्या कर रहा है। उसकी आवाज सुनकर इनू समझ गया कि उसने उन्हें जानकारी में न रखकर मरी को दुख पहुंचाया है। लेकिन सच यह था कि उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वह इतने लंबे समय तक दूर रहेगा और इतना सब कुछ झेलेगा। एक तरह से वह अपनी ही जर्नी से गुजर रहा था। सॉरी, सच में, इनू ने धीरे से कहा। तुम जानते हो, मैं हाउलर्स को अपनी दूसरी फैमिली मानता हूं। तुम लोगों ने उन लोगों की मदद की है जिनकी मुझे परवाह है, मेरी भी मदद की है, और इसी वजह से मैं भी तुम्हारी मदद के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। बस कुछ बातें ऐसी हैं जिनके बारे में बात करना मेरे लिए मुश्किल है। वह अभी भी तय नहीं कर पा रहा था कि उसे सच्चाई बतानी चाहिए या नहीं। तभी उसे अपने कंधे पर एक बड़ा हाथ महसूस हुआ। कोई बात नहीं, ऑस्टिन ने कहा। कभी कभी हर किसी के पास कुछ बातें होती हैं जो वो अपने पास ही रखना चाहता है। अगर कुछ है तो हमें खुश होना चाहिए कि तुम वापस आ गए। इनू हैरान था कि यह बात ऑस्टिन ने कही। मैरी अभी भी खुश नहीं दिख रही थी, लेकिन उसे लगा कि अब इनू पर और दबाव नहीं डाल सकती। इसके बाद ग्रुप ने सोचा कि कुछ ड्रिंक्स लिए जाएं और थोड़े गेम्स खेलकर कैचअप किया जाए। इसी दौरान उन्होंने मिडवॉक के साथ हुई सारी बातें भी शेयर की और बताया कि गैरी ने कैसे एक डील की। सीरियसली, इनू ने मुंह खुला छोड़ते हुए कहा, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। लगता है अच्छा हुआ कि हमारे पास हम जैसे लोग हैं। हमें ही आने वाली किसी भी परेशानी से निपटना होगा। यह कहते हुए इनू ऑस्टिन की तरफ देख रहा था। अगर कोई परेशानी आई तो, काई ने कहा, लेकिन असल में किसी सामान्य दिन पर समस्या होने की संभावना कम है। फिर भी हमें इस जानकारी को बहुत टाइट रखना होगा। बातचीत आगे बढ़ती रही और जल्द ही टॉपिक गैरी पर आ गया। सब उसके आने वाले मैच के बारे में बात करने लगे और सोचने लगे कि वह कैसे जीतेगा। लगभग सभी को भरोसा था कि गैरी जीतेगा ही। सवाल बस यह था कि वह किस अंदाज में जीतेगा। शायद वह जल्द ही पहले से भी बड़ा स्टार बन जाए। ऑलराइट, अब टाइम हो गया है, ओलिविया ने आखिरकार कहा। अब तक वह ज्यादा कुछ बोल नहीं रही थी। वह बस पीछे बैठी हुई कभी कभी अपनी वॉच देख रही थी, और अब लगता था कि वह तय समय आ गया है। सच में, क्या हमें आज भी करना पड़ेगा? मरी ने थके हुए चेहरे के साथ कहा। उसके चेहरे से लग रहा था कि वह सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि हमेशा के लिए इस ट्रेनिंग से बचना चाहती है। लेकिन ओलिविया की तेज नजर के सामने आखिरकार वह मान गई। सिर झुकाए हुए के साथ बाहर निकल गई। ये क्या हो रहा है? इनू ने बाकी लोगों से पूछा। उन दोनों की ट्रेनिंग का टाइम है, काई ने जवाब दिया। जब से मर्डी वेयरवुल्फ बनी है, तब से दोनों हर दिन ट्रेनिंग करती है, बिना एक भी दिन छोड़े। एक पल के लिए इनू ने सोचा कि दोनों की ट्रेनिंग कैसी होगी। लगता है मैं ही अकेला नहीं हूं जो मेहनत कर रहा है, बाकी सब भी कर रहे हैं। मरी क्या झेल रही है और बाकी लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, यह सोचकर इनू ने अपना फैसला कर लिया। देखो गाइस,
तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आएगी, इनू ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैं सब सोच रहे थे कि इनू आखिर क्या कहने वाला है जिससे वह इतना नर्वस हो रहा है। मैं ऑल्टर्ड हंटर्स में ज्वाइन कर चुका हूं। यह सुनते ही काय और ऑस्टिन बिल्कुल जम गए। वे कुछ पल के लिए सांस तक नहीं ले पा रहे थे क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या सुना। बाहर मैरी ओलिविया के पीछे पीछे चल रही थी। दोनों शहर से गुजरते हुए आगे बढ़ी और कुछ देर बाद दौड़ना शुरू कर दिया। ओलिविया ने धीरे शुरुआत की और फिर स्पीड बढ़ाई। धीरे धीरे मारी भी उसके पीछे ज्यादा दूर नहीं रही। क्या तुम्हें लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं दौड़ सकती? मारी ने पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं पूरी स्पीड पर दौड़ रही हूं? ओलिविया ने कहा। मैं तो बस तुम्हारे साथ ज्यादा समय वेस्ट नहीं करना चाहती। दोनों दौड़ते दौड़ते जंगल की तरफ पहुंच गई। स्लो के आसपास काफी वुडेड एरियाज थे जो हाईवेज और मोटरवेज के पास भी फैले हुए थे। वे अक्सर ट्रेनिंग के लिए ऐसे ही किसी स्थान का इस्तेमाल करती थी, लेकिन आज उन्होंने ये जगह इसलिए चुनी क्योंकि ये वुल्फ्स पूल क्लब से ज्यादा दूर नहीं थी। जंगल के अंदर गहराई में पहुंचकर दोनों रुक गई और आमने सामने खड़ी हो गई। आसपास कई पेड़ों की शाखाएं टूटी हुई थी और कई तनों पर बड़े बड़े क्लॉ मार्क्स बने हुए थे। ठीक है, मुझे बता देना जब तुम। ओलिविया की बात अधूरी रह गई। उसने ऊपर देखा और महसूस किया कि कोई पेड़ों के ऊपर खड़ा है। अच्छा, तुम्हारी सेंसेस उतनी भी बेकार नहीं है, उस आदमी ने कहा। वह पेड़ से कूदकर उनके बीच में आकर उतरा। उसके चेहरे पर ऑल्टर्ड हंटर्स का मास्क था जो पूरा चेहरा ढक रहा था। हालांकि तुम दोनों का यहां तक आना मेरे लिए थोड़ा ज्यादा ही आसान कर दिया, क्या नहीं सोचती? वेयरवुल्व्स। आमतौर पर ओलिविया ऐसी नहीं थी जो एक्शन लेने में हिचकिचाए। असल में जैसे ही उसने उस आदमी को ऊपर से नीचे उतरते देखा, उसने पहले ही अपनी बाहों को बदल कर खतरनाक क्लॉज बना लिया था। ऐसे क्लॉज जो एक ही वार में ज्यादातर इंसानों को मार सकते थे। दूसरी तरफ मैरी थोड़ी झिझक रही थी। वह अब भी सोच रही थी कि यह आदमी कौन है और आखिर यहां पहुंचा कैसे। लेकिन ओलिविया के तुरंत हमला न करने की कुछ वजहें थीं। एक हंटर के तौर पर उसकी इंस्टिंक्ट्स उसे छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देने के लिए मजबूर करती थी। वह आदमी ऊपर से गिरा और ये पेड़ काफी ऊंचे हैं, ओलिविया ने सोचा। एक नॉर्मल इंसान इतनी ऊंचाई से गिरकर कम से कम कोई रिएक्शन देता या घायल हो जाता, लेकिन इसके घुटनों तक में हल्की सी बेंड नहीं आई। उस आदमी को ध्यान से देखते हुए उसका मास्क और उसके कुछ कपड़े ऑल्टर्ड हंटर्स जैसे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे लोग उनका पीछा करते हुए यहां तक पहुंच गए हों। मैंने कुछ हंटर्स के बारे में सुना है जो ऐसे होते हैं। वे ऑल्टर्ड नहीं होते, लेकिन उनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है। हमें पहला अटैक लेना होगा। अगर ये स्किल्ड ऑल्टर्ड हंटर भी है, तो भी शायद उसे नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं, और वैसे भी हम ऑल्टर्ड नहीं हैं। ओलिविया दोनों में से ज्यादा तेज थी, इसलिए उसे लगा कि पहला हमला उसे ही करना चाहिए। लेकिन जैसे ही उस आदमी ने मुंह खोला, ओलिविया फिर से वहीं रुक गई। तुम लोगों ने मेरे लिए यहां तक आना थोड़ा ज्यादा आसान नहीं कर दिया, क्या नहीं सोचती? वेयरवुल्व्स? एडवर्ड ने कहा। कैसे? मरी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह पूरी तरह शॉक में थी। दुनिया को वेयरवुल्व्स के बारे में पता नहीं था, और अगर किसी को पता भी होता तो उसे कैसे मालूम होता कि ये दोनों वेयरवुल्व्स हैं? हालांकि ओलिविया की बाहें बदल चुकी थीं, लेकिन कई ऑल्टर्ड भी ऐसे होते हैं जिनके क्लॉज ऐसे ही दिखते हैं। यह सुनकर मरी के अंदर डर पैदा हो गया। उसके दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास हो रहा था। यह स्थिति खतरनाक है, और सिर्फ किसी ऑल्टर्ड हंटर से मिलने से भी ज्यादा खतरनाक। क्या मुझे खाई के पास वापस जाना चाहिए? लेकिन तब ओलिविया अकेली रह जाएगी और उसे मेरी मदद की जरूरत पड़ सकती है। इन्हीं विचारों के बीच ओलिविया ने आखिरकार हमला करने का फैसला कर लिया, और इस बार वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रही थी। उसने पार्शल नहीं बल्कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया। उसकी टांगें बड़ी हो गई, शरीर भारी हो गया और लंबी भुजाएं फैल गईं। जमीन पर दौड़ते हुए वह सीधे सामने खड़े आदमी की ओर बढ़ी और हवा में छलांग लगा दी। अगर तुम्हें पता है कि मैं क्या हूं, तो मुझे कुछ छिपाने की जरूरत नहीं। ओलिविया ने अपना पंजा एडवर्ड के चेहरे की तरफ घुमाया, उसे चीरने के लिए तैयार। लेकिन एडवर्ड के चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। उसने कैजुअली अपना हाथ उठाया, अंदर की ओर घुमाया और ओलिविया की बाह के किनारे पर वार कर दिया। ठीक उसके क्लॉज के पहुंचने से पहले उसने मेरा अटैक ब्लॉक कर दिया, और वह भी बिना जरा सा हिले।
एडवर्ड ने फिर अपना हाथ थोड़ा पीछे खींचा, जैसे पंच मारने की तैयारी कर रहा हो। उसी पल ओलिविया की रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। वह तुरंत पीछे कूद गई। ओह, एडवर्ड ने कहा, तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स अच्छी हैं, लेकिन अफसोस, यहां तुम्हारी इंस्टिंक्ट्स तुम्हें नहीं बचा पाएंगी। ऐसा लग रहा था कि एडवर्ड कुछ करने वाला है, लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। जैसे ही उसने मुड़कर देखा, दो बड़े क्लॉज उसके सिर के ऊपर उठे हुए थे। उसने तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठाए और काले फर वाले वेयरवुल्फ की कलाइयों को पकड़ लिया। ब्रेस योरसेल्फ, एडवर्ड ने कहा। उसने एक भारी भुजा को दूर फेंक दिया और फिर अपना हाथ वापस खींचा। मरी, ओलिविया चिल्लाई। उसने तुरंत अपना whip फेंका। वह एडवर्ड की बाहों के चारों ओर कई बार लिपट गया। ओलिविया ने पूरी ताकत से खींचा, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। एडवर्ड की बाह जरा भी नहीं हिली। कैसे? मिडवॉक भी इतना स्ट्रांग नहीं था। आखिर इतनी ताकत किसके पास हो सकती है? ओलिविया पूरी ताकत से खींच रही थी, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। एडवर्ड ने अपना हाथ आगे फेंका। उसका पंच सीधे मरी के वेयरवुल्फ फॉर्म के पेट के बीचों बीच लगा। मरी लगभग 10 मीटर तक जमीन पर घिसटती चली गई और वहीं रुक गई। ओह, यह शरीर मेरी उम्मीद से ज्यादा मजबूत था, एडवर्ड ने अपने हाथ को देखते हुए कहा। यह इसलिए था क्योंकि मरी प्रोटेक्टर क्लास की थी। अपने आप को संभालते हुए उसने आयरन बॉडी स्किल इस्तेमाल की थी, जिससे वह सबसे ताकतवर वार भी सह सकती थी। फिर भी वह हिल नहीं रही थी। एक सेकंड बाद उसने खांसा। उसके मुंह से बहुत सारा खून जमीन पर गिर पड़ा। वह घुटनों पर गिर गई और उसका शरीर वापस नॉर्मल होने लगा। सिर्फ एक पंच, एक ऐसा पंच जिसमें ज्यादा मोमेंटम भी नहीं था और जिसे ओलिविया रोकने की कोशिश कर रही थी। फिर भी उसने मरी को लड़ाई से बाहर कर दिया। वह अभी सिर्फ एक बच्ची है। तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? ओलिविया चिल्लाई। वह फिर से एडवर्ड की तरफ दौड़ी, अपने क्लॉज घुमाते हुए। एडवर्ड बस इतना हिलता कि उसके क्लॉज उसके शरीर को मिस कर जाते। कभी वह पीछे हटता, कभी नीचे झुकता, कभी साइड में निकल जाता। जब ओलिविया का एक और बड़ा अटैक खाली गया, तब एडवर्ड तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ ओलिविया के सिर पर रखा और जोर से उसे नीचे धकेल दिया। उसका सिर सीधा जमीन में धंस गया। उसके पैर हवा में उठ गए और उसका जबड़ा कीचड़ में टकराकर बंद हो गया। अब बताओ, एडवर्ड ने कहा। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वेयरवुल्व्स, तुम अपने शहर को छोड़कर यहां क्यों आए हो? इतनी दूर क्या कर रहे हो? और तुम अपना इन्फ्लुएंस फैलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? ओलिविया के सिर पर जो वार हुआ था, उससे वह बुरी तरह घायल हो गई थी। असल में ज्यादा ताकत इस्तेमाल नहीं की गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे बस उतनी ही ताकत लगाई गई हो जिससे उसका संतुलन बिगड़ जाए। संघर्ष करते हुए उसने अपने सिर के दोनों तरफ हाथ जमीन पर रखे और खुद को ऊपर उठाने की कोशिश की, लेकिन एडवर्ड लगातार उसे नीचे दबाए हुए था और दोनों की स्थिति बिल्कुल भी नहीं बदल रही थी। मैं आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, मेरे सवाल का जवाब देना तुम्हारे लिए बेहतर होगा, एडवर्ड ने कहा। उसने फिर से ज्यादा ताकत से उसका सिर जमीन में दबाया और फिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसका सिर अभी भी जमीन के बेहद करीब था, ताकि अगर एडवर्ड चाहे तो फिर से उसे जमीन में पटक सके। तुम वेयरवुल्व्स यहां क्या कर रहे हो? शहर छोड़कर क्यों आए हो और तुम्हारी योजना क्या है? एडवर्ड ने पूछा। ओलिविया अभी भी थोड़ी चकराई हुई थी। वह खुद इस स्थिति से हैरान थी। अगर यह सच में ऑल्टर्ड हंटर था, तो क्या कोई इंसान इतनी ताकत और इतनी स्पीड रख सकता है बिना ऑल्टर्ड बने? यह लगभग असंभव लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। यह शहर हमेशा से हमारा ही रहा है, ओलिविया ने आखिर जवाब दिया। जैसे जैसे उसका दिमाग साफ होने लगा, वह एक संभावित जवाब के बारे में सोचने लगी। आखिर कौन वेयरवुल्व्स के बारे में जान सकता था और इतना मजबूत भी हो सकता था? एक समय उन्हें चेतावनी दी गई थी कि सिर्फ उनके अस्तित्व की वजह से कोई न कोई उनके पीछे आएगा। बहुत संभव था कि इस समय वे जिस चीज का सामना कर रहे थे, वह एक वैम्पायर हो। पहले की छोटी छोटी मुलाकातों से ओलिविया जान चुकी थी कि ऐसे दुश्मन के खिलाफ वह चाहे कितनी भी कोशिश करे, जीत नहीं सकती। इसलिए उसके पास बस एक ही मौका था। अगर यह सच में वैम्पायर है, शायद उसे स्थिति गलत समझ में आई है। शायद उन्हें हमारे बारे में सच नहीं पता। सच बताना ही शायद जिंदा बचने का एकमात्र तरीका हो, या फिर हमारी मौत का सबसे तेज रास्ता, ओलिविया ने सोचा। लेकिन अब वे ऐसी स्थिति में थे जहां उसे कुछ भी करना ही था। तुम सवाल से बच क्यों रही हो? एडवर्ड ने कहा। उसने ओलिविया को उसके सिर से पकड़कर ऊपर उठा लिया।
वह अभी भी अपने वेयरवुल्फ फॉर्म में थी, इसलिए उसके शरीर के कई घाव पहले ही भर चुके थे। लेकिन एडवर्ड ने तुरंत उसके पेट में एक जोरदार पंच मारा। यह वार मरी पर पड़े वार जैसा ही भारी था। खून तुरंत ओलिविया के मुंह से बाहर छिटक गया। वह कई बार खांसी, और जब उसने सिर उठाया तो मास्क के अंदर झांकने की कोशिश की। वहां उन दो आई होल्स के अंदर उसे लाल चमकती आंखें दिखाई दी। अब बताओ, तुम यहां क्यों हो? एडवर्ड ने पूछा। उसी समय उसने ओलिविया के सिर पर अपनी पकड़ और कस दी। इस समय एडवर्ड अपने इन्फ्लुएंस पावर का इस्तेमाल कर रहा था। वैम्पायर्स अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके दूसरे लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार मजबूर कर सकते थे। वे आदेश दे सकते थे, निर्देश दे सकते थे, और सामने वाला उनका पालन करता। कुछ लोग इस इन्फ्लुएंस के प्रति ज्यादा रेजिस्टेंट होते थे, और कुछ वैम्पायर्स का इन्फ्लुएंस दूसरों से ज्यादा मजबूत होता था। मानवों के बीच रहकर जीने के लिए यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण शक्ति थी। हम विस्तार नहीं कर रहे, हम स्लॉथ से हैं, ओलिविया ने जवाब दिया। तुमने गलत लोगों को पकड़ लिया है। एक पल के लिए एडवर्ड ने ओलिविया के सिर पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। उसे पूरा यकीन था कि उसकी इन्फ्लुएंस स्किल काम कर रही है। तो फिर ऐसा जवाब क्यों मिला? अगर वह सच बोल रही थी तो इसका मतलब क्या था? मेरे सवाल का जवाब दो। एडवर्ड ने फिर चिल्लाकर कहा। तुम्हारा अल्फा, तुम्हारे पैक का लीडर, क्या वह नॉर्थ के किंग्स हैं? नहीं, ओलिविया ने जवाब दिया। एडवर्ड की आंखें चौड़ी हो गईं। ये एक नई जानकारी थी, ऐसी जानकारी जो उन्हें पहले कभी नहीं मिली थी। इसका मतलब क्या था? यह कैसे संभव था? और आखिरी बार ऐसा कब हुआ था? लेकिन वह ज्यादा उत्साहित नहीं हो सकता था। उसे पूरी तरह यकीन करना था। तो तुम्हारा अल्फा कौन है? एडवर्ड ने पूछा। वह है गैरी डेम, स्लफ का शासक। यह सुनते ही एडवर्ड ने तुरंत ओलिविया को छोड़ दिया। वह जमीन पर गिर पड़ी। संभवतः उसने अपनी गैंग के लिए सबसे खतरनाक जानकारी उजागर कर दी थी। इस दुनिया में सबसे जरूरी नियमों में से एक था अपने लीडर का नाम कभी उजागर न करना, और उसने वही कर दिया था। यह क्या था? ऐसा लगा जैसे जानकारी मेरे दिमाग से जबरदस्ती बाहर निकाली जा रही हो, ओलिविया ने सोचा। लेकिन अगर वह दूसरों को यह बताएगी तो शायद कोई उस पर विश्वास भी नहीं करेगा। एक दूसरा अल्फा आ चुका है, और वह भी एक डेम, एडवर्ड ने कहा। मैं चाहे कितने भी साल जीऊं, इतिहास हमेशा खुद को दोहराता हुआ लगता है। उसने चारों ओर देखा और दोनों घायल वेयरवुल्व्स की ताकत का अंदाजा लगाने लगा, साथ ही ये सोचते हुए कि अब क्या करना चाहिए। आखिरकार उसने एक फैसला कर लिया। इस जानकारी के साथ शायद हम सही समय का इंतजार कर सकते हैं। इससे एक सुनहरा मौका पैदा हो सकता है। लेकिन अगर ये लोग इतने कमजोर हैं तो हमारे लिए किसी काम के नहीं होंगे। अगर तुम्हें इस दुनिया में जिंदा रहना है, एडवर्ड ने कहा, तो अभी तुम बहुत कमजोर हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे बाकी पैक की ताकत कितनी है, लेकिन अगर तुम अभी नॉर्थ वालों से भिड़ती तो अब तक मारी जा चुकी होती। जब तक तुम तैयार न हो जाओ, नॉर्थ के किंग्स से मत उलझना। यही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। ओलिविया ने बस आंखें झपकाईं, और उसी पल एडवर्ड उसकी नजरों के सामने से गायब हो गया। उसने ओलिविया और मारी दोनों को जिंदा छोड़ दिया था। मलिविया जंगल के बीच दौड़ते हुए खाई उनकी तरफ आ रहा था, जोर जोर से उनके नाम पुकारते हुए। जब इनू ने सबको बताया कि उसने ऑल्टर्ड हंटर बनने का फैसला कर लिया है, तो ग्रुप ने तुरंत कहा कि उन्हें पूरी डिटेल्स चाहिए। इनू को जल्दी जल्दी सब समझाना पड़ा, क्योंकि ऑस्टिन के चेहरे पर बिल्कुल भी अच्छी मुस्कान नहीं थी। आखिर ऑस्टिन खुद एक ऑल्टर्ड था, और अब इनू एक ऑल्टर्ड हंटर बन चुका था। इसका मतलब था कि किसी न किसी तरह वे दोनों अब दुश्मन भी बन सकते थे। इनू ने अपनी वजह समझाई। उसने बताया कि वह मजबूत बनना चाहता था, और ब्लेक की रिकमेंडेशन से अप्रेंटिस के रूप में उसने ज्वाइन किया था। अब तक सब लोग उसकी इंटेंशन समझ रहे थे। इन्होंने यह भी कहा कि वह हाउलर्स के साथ ही रहेगा और सच में ऑल्टर्ड हंटर की ड्यूटीज नहीं करेगा। लेकिन कमरे का माहौल बदलने लगा जब इन्होंने आगे की बातें बताई। उसने बताया कि उसे ऑल्टर्ड हंटर्स की मीटिंग में बुलाया गया था, और फिर असेसमेंट्स हुए थे। आखिरकार वह सबसे मुश्किल बात पर पहुंचा। उसे पूरे एक साल के लिए स्लव छोड़कर ऑल्टर्ड हंटर्स के साथ रहना होगा। यह पागलपन है, बिल्कुल पागलपन, ऑस्टिन ने कहा। ज्वाइन करने से पहले तुमने इन चीजों के बारे में सोचा क्यों नहीं? क्या तुम्हें लगा था कि वे तुम्हें अपनी स्किल्स सिखाएंगे, इक्विपमेंट देंगे, और फिर कभी तुमसे कांटेक्ट नहीं करेंगे? सच कहें तो ऑस्टिन की बात सुनकर इनू को थोड़ा दुख हुआ, क्योंकि उसकी बात सही लग रही थी।
इनू खुद को ग्रुप में सबसे स्मार्ट नहीं मानता था, लेकिन वह हमेशा सोचता था कि वह ऑस्टिन से ज्यादा समझदार है। लेकिन उसकी सोच बस इतनी थी, अगर ब्लेक ये कर सकता है तो वह क्यों नहीं। देखो, बस टाइमिंग खराब थी, इनू ने कहा। तुम जानते हो कि स्लफ में मेरे कनेक्शन सिर्फ तुम लोगों से ही नहीं है। मैं एक साल के लिए दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन अब मैं एक मुश्किल सिचुएशन में फंस चुका हूं। सच कहूं तो मुझे खुशी है कि यहां सिर्फ तुम लोग हो। अगर मैरी या गैरी यहां होते तो ये और भी मुश्किल हो जाता था। काय ध्यान से इनू की हर बात सुन रहा था। ऑस्टिन जहां तुरंत इस बात को नापसंद कर रहा था, वहीं काय ये सोच रहा था कि वे इस सिचुएशन को अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम सही कह रहे हो, काय ने कहा। अगर गैरी यहां होता तो शायद वह तुम्हें ऑल्टर्ड हंटर्स में जाने से रोकने के लिए उनसे लड़ने तक की कोशिश करता। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह सिचुएशन उतनी बुरी है जितनी लग रही है। पिछली ऑक्शन में ब्लेक ने हमारी बहुत मदद की थी। अगर वह नहीं होता तो वहां से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। किसी को भी ऑल्टर्ड हंटर्स की पूरी ताकत का अंदाजा नहीं है, लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि उनकी ताकत नॉर्थ के किंग्स के बराबर हो सकती है, या शायद उससे भी ज्यादा। अगर व्हाइट रोज उनसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता तो शायद वे और भी ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसलिए अगर हमारे पास अंदर कोई हो जो इतनी ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन की मूवमेंट्स ऑब्जर्व करे, तो ये हमारे लिए अच्छा ही है। जैसे जैसे हम ऊपर उठेंगे, ऑल्टर्ड हंटर्स का ध्यान हम पर जरूर जाएगा। अगर अभी तक नहीं गया है तो। इनु को डर था कि शायद खाई उसकी लॉयल्टी पर शक करेगा। आखिर वह एक साल तक उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहने वाला था। उसकी उम्र में एक साल बहुत लंबा समय होता है। इसका मतलब था कि वह उतने ही समय ऑल्टर्ड हंटर्स के साथ रहेगा जितना समय वह हाउलर्स के साथ रह चुका था। लेकिन खाई को इन चीजों की चिंता नहीं थी। इनु का स्लाफ और हाउलर्स से रिश्ता बहुत मजबूत था, खासकर गैरी की वजह से, जिसने पुराने ब्लैक रॉक ऑर्फनेज के आखिरी बच्चों को बचाया था। और अब नए ब्लैक रॉक ऑर्फनेज की वजह से भी। हाउलर्स को बिट्रे करना मतलब उन सबको बिट्रे करना होता। खाई की बातों के बारे में सोचते हुए इनू को अचानक कुछ याद आया। उसने तुरंत अपने सिर पर हाथ मारा। क्रैप! एक और बात है जो मुझे तुम्हें बतानी थी। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि यह ऐसी चीज है जिसे हमें डरना चाहिए या नहीं, लेकिन इनू को इतना स्ट्रगल करते देख खाई थोड़ा चिंतित हो गया। ऑल्टर्ड हंटर एसोसिएशन का हेड स्लफ में है। इस बार खाई शांत नहीं रहा। उसकी आंखें फैल गईं। तुम बेवकूफ हो क्या? ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अगर ऐसा कोई आदमी स्लो में है और उसे हम में से किसी के बारे में पता चल गया, तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये कहते ही काई तुरंत बाहर निकल गया। वह मरी और ओलिविया की तरफ जा रहा था। यह बस एक प्रिकॉशन था, लेकिन उसे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना था। और इसी वजह से बाकी लोग जंगल में पहुंचे, जहां उन्होंने मरी और ओलिविया को घायल हालत में पाया। काई सबसे तेज था। वह ओलिविया के पास से सीधा निकल गया और सीधे मरी के पास पहुंचा। मरी घुटनों के बल बैठी हुई थी और उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पेट का दर्द अभी भी बना हुआ था। तुम ठीक हो? तुम्हारे मुंह पर खून है। हमें तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा, काई घबराकर बोला। मैं ठीक हूं, अब इतना दर्द नहीं हो रहा, मरी ने जवाब दिया। मेरा शरीर खुद हील हो जाएगा। ओलिविया कैसी है? क्या वह ठीक है? ऑस्टिन और इनू ओलिविया को देख रहे थे। बाहर से कोई बड़ा घाव नहीं था, लेकिन अंदरूनी चोटें जरूर लगी थी। क्या तुम्हें लगता है वह ऑल्टर्ड हंटर्स का हेड था? ऑस्टिन ने पूछा। दो वेयरवुल्फ से एक साथ लड़ना और फिर यहां न होना, वह कम से कम उतना स्ट्रांग तो होगा ही, है ना? मुझे सच में नहीं पता, इनू ने जवाब दिया। उसे अंदर से गिल्ट हो रहा था, जैसे ये सब उसकी वजह से हुआ हो। मुझे नहीं पता वह ऑल्टर्ड हंटर्स का हेड था या नहीं। ऑस्टिन की मदद से वह धीरे धीरे खड़ी हो रही थी। लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास है, कुछ ऐसा जो मुझे बता रहा है कि वह आदमी एक वैम्पायर था। सुबह का समय था और हाउलर्स के कोर मेंबर्स ने तय किया था कि वे अपनी यूजुअल जगह पर मिलेंगे, वुल्फ्स पूल क्लब में। लेकिन आज वह जगह बिल्कुल अलग दिख रही थी। सबसे पहले सारे पूल टेबल्स हटा दिए गए थे। उनकी जगह अब नॉर्मल टेबल्स, सीट्स और चेयर्स लगा दी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जगह को काफी अपग्रेड भी किया गया था। हर तरफ बड़े बड़े टीवीज लगाए गए थे देव, और एक बड़ी प्रोजेक्टर स्क्रीन भी थी जो दीवार पर डिस्प्ले कर रही थी। अभी वेन्यू पब्लिक के लिए ओपन नहीं था, क्योंकि अंदर मीटिंग चल रही थी। काय के ऑफिस में नीचे मिलने की बजाय आज सब मेन फ्लोर पर बैठे थे।
एक बड़ा रेक्टेंगुलर टेबल लगाया गया था। काई और ऑस्टिन एक तरफ बैठे थे, जबकि दूसरी तरफ मरी और ओलिविया बैठी थी। काफी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर हमें डिस्कस करना है, काई ने कहा। लेकिन शुरुआत हम एक अच्छी खबर से करते हैं। फुल मून का दिन बिना किसी प्रॉब्लम के निकल गया। हमने इस बार नॉर्मल खाना खाया, लेकिन फिर भी हम में से किसी को ट्रांसफॉर्म होने की अर्ज महसूस नहीं हुई, और बाकी ग्रुप्स के साथ भी कोई ट्रबल नहीं हुआ। यह फ्यूचर के लिए अच्छी बात है। बस हमें ध्यान रखना होगा कि उस खास दिन किसी भी ट्रबल में न पड़े। पिछली बार की तरह ही हाउलर्स के सारे वेयरवुल्व्स ने खुद को बंद कर लिया था और इंतजार किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उन्होंने खुद को भूखा नहीं रखा। उन्होंने जो चाहा वह खाया, और आखिर में ऐसा लग रहा था कि गैरी का किया हुआ डील सच में काम कर गया था। हालांकि एक प्रॉब्लम अभी भी थी, वाव को तोड़ने से बचना। लेकिन काई को पूरा भरोसा था कि मिडवैक ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर कोई अपनी पावर्स खोने से सबसे ज्यादा डरता था, तो वह मिडवैक ही था। और क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ, इसका मतलब था कि सब ठीक है। तुम्हारे लिए तो किस्मत अच्छी है मरी, उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा। तुम्हें कभी वह फीलिंग नहीं झेलनी पड़ेगी, वह लस्ट और डर, किसी को कंज्यूम करने की इच्छा। हम बाकी लोगों की तरह। काय के मन में थोड़ी चिंता जरूर थी, क्योंकि यह मरी का पहला फुल मून था। उसे डर था कि शायद कुछ अलग हो जाए, लेकिन अब लगता था कि चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसे खुशी थी कि मरी के पहले मून से पहले ही यह प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब आते हैं असली मुश्किल बातों पर, काय ने कहा। इन्नू फिलहाल हमें छोड़कर चला गया है। मैंने पिछली बार ही सबको बता दिया था। वह ऑल्टर्ड हंटर्स ज्वाइन कर चुका है, लेकिन सिर्फ नाम के लिए। जब भी उसे मौका मिलेगा, वह हमसे कांटेक्ट करेगा। हम उसे अलग तरीके से ट्रीट नहीं करेंगे। वह अब भी हाउलर्स का सच्चा मेंबर है, लेकिन हमें तैयार रहना होगा। अगर हमें लगे कि वह बदल रहा है या हमारे साथ अलग तरह से बिहेव कर रहा है, तो हमें रेडी रहना होगा। मरी ने हल्का सा घूंट लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि काई क्या कह रहा है। क्या वह सच में यह कह रहा था कि अगर इनू सच में ऑल्टर्ड हंटर बन गया, तो उन्हें उससे लड़ना पड़ेगा? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इनू ऐसा करेगा? मारी ने पूछा। कौन जानता है, काई ने जवाब दिया। तुम्हें याद रखना होगा कि ऑल्टर्ड हंटर्स किसी कारण से हंटर बनते हैं। कभी फैमिली की वजह से, कभी किसी घटना की वजह से। सच यह है कि हर ऑल्टर्ड अच्छा इंसान नहीं होता। कई ऑल्टर्ड्स गैंग्स में होते हैं। अगर इनू एक साल तक उनसे दूर रहेगा, तो हो सकता है कि वह अच्छाई से ज्यादा बुराई देखे। और जब उसके आसपास हर कोई ऑल्टर्ड से नफरत करता हो, तो उसके दिमाग में वही बातें भरना आसान हो जाता है। सच कहूं तो मुझे ज्यादा हैरानी तब होगी अगर इनू वापस आकर बिल्कुल पहले जैसा ही रहे। लेकिन वह मजबूत है। सबसे बुरी सिचुएशन में भी वह शायद ब्लेक जैसा बन जाएगा, जो ऑल्टर्ड हंटर्स के साथ है, लेकिन हाउलर्स से उसके रिलेशंस अभी भी अच्छे हैं। ये सुनकर मैरी और ऑस्टिन दोनों थोड़ा उदास हो गए। जब हाउलर्स की शुरुआत हुई थी, तब वे सभी साथ थे, और अब उनमें से एक चला गया था। ऐसा लग रहा था जैसे परिवार का कोई मेंबर दूर जा रहा हो। क्या ऑल्टर्ड हंटर्स सच में सिर्फ ऑल्टर्ड्स को हंट करते हैं? ओलिविया ने हाथ बांधते हुए पूछा। सब समझ गए कि ओलिविया किस बारे में बात कर रही थी। ये लगभग एक हफ्ता पहले हुआ था, जब इनू अभी भी उनके साथ था। ओलिविया और मरी पर हंटर एसोसिएशन के एक हेड ने हमला किया था। उस अटैक के बाद जब सबको पता चला कि वे ठीक है, तब ग्रुप ने उस घटना के बारे में चर्चा की। और उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इनू की बताई बातों से हुई कि एडवर्ड किस तरह की एबिलिटीज रखता है। अब भी ये कंफर्म करने का कोई तरीका नहीं है कि तुम दोनों जिस चीज से भिड़ी थी, वह सच में वैम्पायर था या नहीं, काई ने कहा। मैं मिडवॉक से इसके बारे में बात करना चाहता था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सही होगा या नहीं। सच कहूं तो माइंड कंट्रोल एबिलिटीज एक वेयरवुल्फ से भी ज्यादा स्ट्रेंथ, स्पीड और लाल आंखें, और ऊपर से उन्हें वेयरवुल्व्स के बारे में भी पता था। हालांकि वैम्पायर्स के बारे में हमारी जानकारी ज्यादातर फिक्शन से आती है, लेकिन फिर भी काफी चीजें उसी तरफ इशारा करती हैं। लेकिन अब इनू जा चुका है, और ऑल्टर्ड एसोसिएशन का हेड भी स्लाफ छोड़ चुका है। उसे यह भी पता चल गया था कि तुम दोनों वेयरवुल्व्स हो। फिर भी उसने कोई ट्रबल नहीं किया। इसका मतलब है कि शायद हम उसका टारगेट नहीं थे। शायद उसका टारगेट वो दूसरा वेयरवुल्फ ग्रुप था। हाँ, ये बात सही लगती है, मरी ने कहा। अगर वह इतना बड़ा आदमी है, तो उसे वेयरवुल्व्स के बारे में पता होना भी नॉर्मल है।
लेकिन सच कहूं तो यह सब बहुत क्रेजी हो गया है। मुझे यकीन नहीं होता कि कुछ समय पहले तक हम बस स्कूल में थे। काय कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरे हिसाब से ओलिविया से उसने जो कहा था उससे एक और खतरा सामने आता है। उसने कहा था कि हम अभी इतने स्ट्रांग नहीं है कि नॉर्थ के किंग्स से निपट सके। अगर किंग्स से मतलब टीयर 1 सिटीज को कंट्रोल करने वाले लोग हैं, तो इसका मतलब साफ है, नॉर्थ के किंग्स शायद दूसरे वेयरवुल्व्स हैं, यानी बाकी अल्फास। ये कहते समय मरी की नजरें खाई की आंखों में टिक गईं। क्या खाई को नॉर्थ के किंग्स में खास दिलचस्पी थी? क्या सिर्फ इसलिए कि वे भी वेयरवुल्व्स थे, या कुछ और वजह थी? जो भी हो, उसकी आंखों में एक चीज साफ दिख रही थी। वह किसी लड़ाई के लिए तैयार इंसान की नजर थी। जब बाकी लोग अभी भी कुछ बातों पर डिस्कशन कर रहे थे, तभी बाहर के दरवाजे पर नॉक हुआ। ओह, लगता है अब हमें दरवाजा खोलना चाहिए, मरी ने कहा। समय मेरे सोच से ज्यादा जल्दी निकल गया। वह अपनी सीट से उठी, लकड़ी के फर्श पर चलते हुए दरवाजे तक गई और उसे खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वह थोड़ा हैरान रह गई। बाहर कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि कुछ जाने पहचाने चेहरे खड़े थे। मुझे लगा आज तुम लोग घर पर ही रहना चाहोगे, मरी ने कहा। व्हाइट यहां आना चाहती थी, और वैसे भी सबके साथ होना अच्छा रहेगा, एमी ने जवाब दिया। दोनों लड़कियां, एमी और व्हाइट, साथ साथ अंदर आई। उनके हाथ आपस में जुड़े हुए थे। वुल्फ स्पूल क्लब के सभी मेंबर्स को वे जानती थी। एमी को पूरी सच्चाई तो नहीं पता थी, लेकिन वह इतना जानती थी कि गैरी हाउलर्स नाम की नई गैंग का हिस्सा है, और यहां मौजूद बाकी लोग भी। बस उसे यह नहीं पता था कि कौन कितना ऊपर है। कई बार व्हाइट के साथ रहते हुए एमी ने उससे ज्यादा जानकारी निकालने की कोशिश की थी, लेकिन व्हाइट हमेशा चुप रहती थी। आखिरकार एमी ने कोशिश करना छोड़ दिया। शुरुआत में उसे इस सब से डर लगा था, और यह स्वाभाविक भी था। लेकिन व्हाइट ने उसे भरोसा दिलाया था कि डरने की जरूरत नहीं है। और सच कहें तो हाउलर्स शहर के लिए अच्छे काम ही कर रहे थे। एमी के मन में एक बात साफ थी, गैरी अगर किसी गैंग में गया भी तो कम से कम ये वाली ठीक है। फिर भी खाई और बाकी लोगों के साथ घुलने मिलने में उसे थोड़ा हेजिटेशन होता था। लेकिन उसके मन में एक और बात भी थी, खाई हमेशा मुझे सेफ फील कराता है। अपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम हो या कोई इश्यू, वह सब संभाल लेता है। वह और मेरा भाई एक दूसरे के काफी क्लोज है। शायद मुझे भी उससे थोड़ा और करीब होना चाहिए। दोनों को एक खास जगह पर लेकर गया और प्रोजेक्टर स्क्रीन की तरफ इशारा किया। कुछ ही देर में व्हाइट और एमी के बैठने के बाद और लोग भी आने लगे। लोग लगातार अंदर आते जा रहे थे। आज की रात काफी बिजी थी। हाउलर्स के मेंबर्स, आम लोग और स्टूडेंट्स सब इस जगह पर इकट्ठा हो रहे थे। यहां तक कि मिस्टर क्राउली भी आ गए थे, जो अब स्लो में सेटल हो चुके थे। मुझे लगा था तुम यहां आओगे, खाई ने उनके पास जाते हुए कहा। शुरुआत में क्राउली को समझ नहीं आया कि खाई कौन है, क्योंकि जब वे पहले मिले थे तब खाई ने डिस्गाइज किया हुआ था, लेकिन फोन पर सुनी आवाज और अब सामने की आवाज दोनों एक जैसी थी। उसे समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि वह एक गैंग के लिए काम कर रहा है। सच कहें तो शायद वह शुरू से ही जानता था, बस खुद से झूठ बोल रहा था। लेकिन जो चीज उसे कंफ्यूज कर रही थी, वह खाई की पोजीशन थी। खाई ऐसे बात करता था जैसे वही डिसीजन मेकर हो, जैसे उसके कहने से सब कुछ हो सकता है। वह लीडर जैसा बिहेव करता था, लेकिन खुद को लीडर नहीं कहता था। क्रोली को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि कोई इतनी कम उम्र का लड़का पूरी गैंग को लीड नहीं कर सकता। बिल्कुल, मैं यहां आऊंगा ही, क्रोली ने कहा। आज बड़ा दिन है। तुम जानते हो, मैं पहले एएफए में था, लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं पता कि वहां मैं गैरी का ध्यान रखता था। काय ने हल्का सा सिर हिलाया, जैसे वह हैरान हो। अंदर ही अंदर वह सोच रहा था, मुझे तो पहले से पता था, गैरी ने ही तो तुम्हें जॉब दिलवाने को कहा था। मैंने उसे डायरेक्टली नहीं सिखाया, क्रोली ने आगे कहा। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी सक्सेस में मेरा भी थोड़ा हिस्सा है, इसलिए मैं उसकी डेब्यू फाइट मिस नहीं कर सकता। यही असली वजह थी कि वुल्फ स्पूल क्लब में इतने बदलाव किए गए थे। एक्स्ट्रा सीटिंग, बड़ा सेटअप, और इतने सारे लोग सब यहां एक ही चीज के लिए आए थे, गैरी का बड़ा मैच देखने। टीवी पर आने के बाद गैरी पूरे शहर का हीरो बन चुका था। स्लफ में हर कोई उसका नाम जानता था, और लोगों को यह भी पता चल गया था कि यही गैरी डेम शहर के कई डेवलपमेंट्स को फंड कर रहा है। उसकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि पूरे शहर की सड़कें लगभग खाली थी। हर कोई या तो यहां जमा हो रहा था, या घर पर मैच देखने की तैयारी कर रहा था। खुशकिस्मती से इवेंट का टाइमिंग बदल दिया गया था।
पहले यह फुल मून के आसपास होने वाला था। इसी वजह से गैरी मिडवॉक के पास गया था ताकि वह कोई तरीका ढूंढ सके जिससे वह उस दिन ट्रांसफॉर्म ना हो। लेकिन अंत में इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। गैरी का ओरिजिनल ओपोनेंट इंजर्ड हो गया था और इवेंट को थोड़ा पीछे कर दिया गया। हालांकि डिले ज्यादा लंबा नहीं था क्योंकि उसका ओपोनेंट भी एक ऑल्टर्ड था और उन्हें हील होने में ज्यादा समय नहीं लगता। सब कुछ कंफर्म होने के बाद फाइट दोबारा शेड्यूल की गई और इस बार पहले से भी ज्यादा लोग इसके बारे में जान गए। देखते हैं गैरी इस बार कैसे जीता है, क्रोली ने कहा। ओ, तुम्हें इतना भरोसा कैसे है कि वह जीतेगा? काय ने पूछा। क्रोली हंस पड़ा। गैरी एएफए के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स में से एक है। वह अलग है, खास है। देखो, इस छोटे से प्लेस में इतने लोग सिर्फ उसे सपोर्ट करने आए हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर वह जल्दी ही टॉप 50 में पहुंच जाए और उससे भी आगे निकल जाए। उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अगर सब सही रहा तो उसे जिंदगी में कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये शब्द सुनकर एक पल के लिए खाई के चेहरे पर हल्की उदासी आ गई। लेकिन तभी टीवी की आवाज गूंज उठी। इवेंट शुरू होने वाला था और उसी के साथ सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक गई। आज का एएफसी फाइट उम्मीद से कहीं ज्यादा अटेंशन खींच रहा था। यह कोई चैंपियनशिप मैच नहीं था, ना ही ये टॉप रैंकर्स के बीच लड़ाई थी। फिर भी नंबर्स वही थे। इसकी वजह साफ थी, लोग हर जगह से ये मैच देख रहे थे। एएफए के अंदर से भी कई लोग जुड़े हुए थे। इजी, इयन, नंबा और उनके फैमिलीज भी ये फाइट देख रहे थे। वैसे तो वे एएफए के मैचेस में इंटरेस्ट रखते ही थे, लेकिन इस बार कनेक्शन और भी खास था। फिर कुछ और स्टूडेंट्स थे जो आमतौर पर डेब्यूट मैचेस देखते थे। इनमें अपोलो, स्नो और वू जैसे नाम शामिल थे। ये वही लोग थे जिनसे उम्मीद थी कि वे अगले डेब्यू फाइटर्स होंगे। फिर वे लोग भी थे जो अब एएफए का हिस्सा नहीं रहे। सिन, जो अब एक टॉप टीम में जा चुका था, और रायन, जिसने गैरी के साथ सीधी टक्कर ली थी जब गैरी परमानेंट स्टूडेंट बना था। और फिर वे लोग भी थे जिनकी गैरी ने कभी मदद की थी, जैसे एशन एंटरटेनमेंट के लोग। आज उन्होंने खुद के पैसे से आकर यह मैच देखने का फैसला किया था। असल में ऐश ने सबके लिए टिकट्स पे किए थे। वाओ, रेचल ने पीछे मुड़कर सीट्स की तरफ देखा। क्या यहां हमेशा इतने लोग आते हैं? उनकी सीट्स फ्रंट रो में थी। केज बस कुछ ही मीटर दूर था। नीचे फर्श पर सूखा हुआ खून भी दिखाई दे रहा था। इतने करीब थे वे। अभी रिंग खाली था। टिकट्स ज्यादा महंगी नहीं थी क्योंकि ये कोई बड़ा इवेंट नहीं है, ऐश ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन ऑनेस्टली इतनी भीड़ देखकर मैं भी हैरान हूं। लगता है क्लेम ने गैरी को काफी अच्छे से प्रेजेंट किया है। क्लेम के पास बैठी स्प्रिंग ने अपने हाथ बांध रखे थे। वह सुन सकती थी कि कई लोग क्लेम को पहचान रहे थे, लेकिन किसी ने उसे नहीं पहचाना। कुछ लोगों ने टाइसन को भी पहचान लिया था। गैरी, हम सब तुम्हारी डेब्यू फाइट देखने आए हैं, टाइसन ने मुट्ठी भींचते हुए कहा। इसलिए हारना मत, हमें शर्मिंदा मत करना। लाइट्स धीरे धीरे डिम होने लगीं। पहले कुछ मैचेस शुरू होने वाले थे। गैरी अपने चेंजिंग रूम में बेंच पर बैठा हुआ था। उसने एएफए यूनिफॉर्म पहना हुआ था, जैसा कि डेब्यूट फाइटर्स पहनते हैं, ये दिखाने के लिए कि वे किस एकेडमी से हैं। नर्वस हो? एडी ने पूछा। एडी इस पूरे समय उसका टीचर था, लेकिन उसने गैरी को ज्यादा ट्रेन नहीं किया था। उसका कहना था कि गैरी पहले से ही बाकी लोगों से ज्यादा तैयार है। मैं ठीक हूं, बस बहुत कुछ सोच रहा हूं, गैरी ने जवाब दिया। एडी ने अचानक उसके कंधों को पकड़ लिया और उसे जोर जोर से हिलाने लगा। तुम्हें नर्वस होना चाहिए, एडी चिल्लाया। तुम्हारा दिमाग फाइट के अलावा बाकी चीजों में क्यों लगा हुआ है? फिर उसने गैरी को छोड़ दिया और गहरी सांस ली। वह इस मैच को लेकर कई वजहों से चिंतित था। देखो, तुम जानते हो कि ऐसी फाइट्स यूजुअली मेन इवेंट नहीं होती, एडी ने कहा। लेकिन आज तुम्हारी फाइट मेन इवेंट है। याद है क्यों? शायद टीवी इंटरव्यूज की वजह से, गैरी ने थोड़ा अनश्योर होकर कहा। एडी ने उसके सिर के पास हल्का सा थप्पड़ मारा। उसका थोड़ा असर हो सकता है, लेकिन असली वजह तुम्हारा ओपोनेंट है। नॉर्मली डेब्यू मैच में तुम्हें एक जर्नीमैन के खिलाफ रखा जाता है, ऐसा ओपोनेंट जिसने कुछ फाइट्स जीती हो और कुछ हारी हो, ताकि तुम उसे हराकर अपनी स्किल्स दिखा सको और धीरे धीरे अपनी रेप्यूटेशन बना सको। लेकिन एडी की आवाज गंभीर हो गई। आज तुम्हारा ओपोनेंट ऐसा नहीं है। गैरी आमतौर पर फाइट से पहले अपने ओपोनेंट के बारे में स्टडी करता था। वह वीडियोस देखकर समझने की कोशिश करता था कि कौन जीतेगा। लेकिन इस बार कोई वीडियो ही नहीं था और उसके पीछे एक वजह थी। तुम्हारा ओपोनेंट खुद डिब्यू कर रहा है।
एडी ने कहा, वह फाइटिंग ब्रूजर एकेडमी से है। तुम जानते हो वे हमारे कंपेटिटर्स हैं। गैरी ने सिर हिलाया। एएफए सबसे फेमस एकेडमी थी, लेकिन ब्रूजर एकेडमी अक्सर एएफए से कंपेयर की जाती थी। कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि ब्रूजर एकेडमी एवरेज फाइटर्स ज्यादा अच्छे बनाती है, जबकि एएफए पर आरोप लगता था कि वह सिर्फ टैलेंट पर फोकस करती है। मुझे यकीन है कि वे पिछली बार हमें मिली अटेंशन से खुश नहीं थे, एडी ने कहा। इसलिए उन्होंने ये फाइट अरेंज करवाई होगी। एएफसी के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, और बाहर की भीड़ देखकर लगता है कि वे सही थे। जो भी हो, उन्होंने अपना बेस्ट फाइटर भेजा होगा, इसलिए तुम्हें पूरी तरह फोकस रहना होगा। अभी तुम्हारे दिमाग में कोई बेकार की सोच नहीं होनी चाहिए। वेन्यू के दूसरी तरफ एक और चेंजिंग रूम में गैरी का ओपोनेंट भी बैठा हुआ था। उसके बाल छोटे थे, किनारों पर रेजर जैसी लाइंस बनी हुई थीं, घनी पलकें और आंखों में फोकस नजर। यह था हेज का ओपोनेंट और ब्रूजर एकेडमी का नंबर 1 स्टूडेंट। सब तैयार है? उसके कोच ने पूछा। हेज ने ऊपर देखा और अपने दांत के पास हाथ फेरा। वह कुछ महसूस कर सकता था। उसके दांत के ऊपर एक कैप्सूल बंधा हुआ था, जिसके अंदर काले रंग की पिल थी। हाँ, सब तैयार है, हेज ने कहा। लेकिन मैं नहीं चाहता कि पिछली बार जैसा फिर हो। मुझे लगा था मैं कंट्रोल खोकर एक क्रेज्ड ऑल्टर्ड बन जाऊंगा। उसका कोच मुस्कुराया। आखिर में सब ठीक हो गया था, है ना? और वैसे भी ये हमारे स्पॉन्सर्स का गिफ्ट है। वे चाहते हैं कि हम जीतें, चाहे कुछ भी करना पड़े। उसके मुंह में छिपे कैप्सूल के अंदर एक काली ऊर्जा धीरे धीरे घूम रही थी। मेन इवेंट से पहले के फाइट्स शुरू हो चुके थे। इनमें वे फाइटर्स थे जिनके पास कुछ विन्स और लॉसेस थे। एएफसी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वे शायद खास नहीं थे, लेकिन सच में देखें तो वे अभी भी बेहद स्किल्ड ऑल्टर्ड थे। ऐसे फाइटर्स जिन्हें चुनने के लिए ही असाधारण ताकत चाहिए होती है। एएफसी से जुड़ी एकेडमी में जाना बस एक रास्ता था यहां तक पहुंचने का। होली क्रैप! टाइसन चिल्लाया। उसने इंस्टिंक्ट से अपने हाथ चेहरे के सामने उठा लिए जब एक आदमी को जोर से केज की तरफ फेंका गया। उस केज की जिगजैग पैटर्न साफ दिखाई दे रही थी। कोई खुद से रिंग में क्यों जाएगा अगर उसे पता है कि उसे इस तरह चोट लगने वाली है? स्प्रिंग ने पूछा। स्क्रीन पर फाइट देखना और सामने लाइव फाइट देखना, दोनों बिल्कुल अलग अनुभव थे। यहां हर चीज रियल लग रही थी। हर पंच की आवाज, हर दर्द भरी आवाज, सब कुछ एटमॉस्फेयर को और इंटेंस बना रहा था। यहां तक कि वे फाइटर्स के पसीने और खून की स्मेल भी महसूस कर सकते थे। यह दिखा रहा था कि दोनों में से कौन जीतने के लिए कितना डिटरमिन्ड है, क्योंकि यही तरीका है खुद को बेस्ट साबित करने का, ऐश ने जवाब दिया। जैसे तुम चाहती हो कि पूरी दुनिया तुम्हारे एक्टिंग टैलेंट को देखे, वैसे ये लोग भी हैं। ये अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं, जो उन्होंने हफ्तों, महीनों या सालों तक प्रैक्टिस की है। रिंग में उनके सामने कोई ऐसा होता है जिसने वही सब झेला है। सिर्फ सीधी लड़ाई से ही पता चलता है कि कौन तेज है, कौन ताकतवर है, कौन बेहतर अडेप्ट करता है। और अगर वे टॉप तक पहुंच जाएं, तो वे कह सकते हैं कि इस दुनिया में कोई उन्हें हरा नहीं सकता। और ये बहुत बड़ी बात होती है। कुछ लोग ऐश की बात समझ रहे थे, लेकिन कुछ नहीं। वे ये नहीं समझ पा रहे थे कि कोई सिर्फ इस वजह से दूसरे को चोट क्यों पहुंचाना चाहेगा। उन्हें इस रास्ते तक क्या लाता है? तुम्हें याद रखना चाहिए, यह पहले के मुकाबले काफी सेफ है, टाइसन ने कहा। भले ही यह डेंजरस लगता हो, लेकिन ऑल्टर्ड को मारना आसान नहीं होता। चाहे वे मरने के करीब ही क्यों न पहुंच जाए या उनके शरीर में छेद हो जाए, वे बच जाते हैं। कुछ दिनों के आराम के बाद ये लोग फिर से ठीक हो जाते हैं और दोबारा फाइट कर सकते हैं। यही वजह है कि ऑल्टर्ड फाइट्स इतनी पॉपुलर हो गई हैं। वे जल्दी जल्दी ऊपर आ सकते हैं, हर हफ्ते फाइट कर सकते हैं अगर चाहे तो। आखिरकार शुरुआती फाइट्स खत्म हो गई। अब मेन इवेंट का समय था। रिंग को साफ किया गया, लाइट्स फिर से डिम कर दी गई दोनों फाइटर्स के एंट्री के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अनाउंसर की आवाज गूंजी। आज आपके लिए एक खास इवेंट है। देश की दो टॉप एकेडमीज के दो टॉप कंटेंडर्स आज आमने सामने होंगे। यह पहली बार है जब दोनों एकेडमीज के डेब्यू स्टूडेंट्स सब कुछ दांव पर लगाकर लड़ेंगे। इस फाइट का विनर भविष्य में बहुत आगे जाएगा। तो बिना देरी के स्वागत कीजिए ब्रूजर एकेडमी से हास्ब्रा। हेवी मेटल म्यूजिक गूंज उठा। हेज अपने साइड से बाहर आया। क्राउड ने उसे चीयर किया। जो भी रिंग में उतरता है उसे रिस्पेक्ट मिलती है, और हेज के भी अपने सपोर्टर्स थे। उसके सिर पर एक ब्लू ग्लिटरी हुड था, लेकिन रिंग तक पहुंचते ही उसने उसे हटा दिया।
उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था फोकस और डिटर्मिनेशन। क्या तुम्हें गैरी के ओपोनेंट के बारे में कुछ पता है? रेचल ने पूछा। हाँ, क्लेम ने जवाब दिया। हमने गैरी को चूज करने से पहले रिसर्च की थी। सच कहूं तो हम एएफए में इसलिए गए क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स उस समय हॉट टॉपिक थे। लेकिन हेज की भी अपनी रेपुटेशन थी। उसे ब्रूट कहा जाता था। प्रैक्टिस फाइट्स में वह अपने ओपोनेंट्स को हॉस्पिटल भेज देता था। यह बात सुनने में जितनी लग रही थी उससे ज्यादा बड़ी थी, क्योंकि हेज नॉर्मल लोगों को दूसरे ऑल्टर्ड्स को हॉस्पिटल भेजता था। और अब ऑल्टर्ड फाइटिंग एकेडमी का राइजिंग स्टार जिसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। गैरी की एंट्री भी म्यूजिक के साथ हुई। कुछ लोग उस ट्यून को पहचान रहे थे। यह कर्क समरफील्ड के एंट्रेंस थीम का रिमिक्स था। दोनों स्लव से थे, इसलिए लोगों ने इसे एक ट्रिब्यूट माना। गैरी ठीक है? टाइसन ने पूछा। वह थोड़ा खोया हुआ लग रहा है। बाकी लोगों ने भी नोटिस किया। गैरी अपने ओपोनेंट को नहीं देख रहा था, वह बस इधर उधर देख रहा था, जैसे किसी और दुनिया में हो। मैं सच में यहां हूं, वही जगह जो मैं स्क्रीन पर देखा करता था। वे लोग जिन्हें मैं देखता था, मैं हमेशा सोचता था कि उन्हें कैसा लगता होगा। क्या यह वही फीलिंग है? ऐसा लग रहा है जैसे कल ही मैंने कर्क को यहां आते देखा था। इतना कुछ इतने कम समय में बदल गया। गैरी रिंग में पहुंच चुका था। उसका शरीर और उसके ग्रीन बाल, क्राउड की नजरें उसी पर थीं। उसके लिए चीयर्स और भी ज्यादा थे। वह फेवरेट था, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। रिंग में खड़े होकर गैरी ने एक और बात नोटिस की। अंदर सिर्फ वे दोनों थे, कोई रेफरी नहीं था। लेकिन बाहर टॉप 50 के हाई रैंकर्स खड़े थे। अगर कोई अटैक जानलेवा लगता तो वे तुरंत बीच में आ जाते। ये एएफसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रिंग प्रैक्टिस से छोटी लग रही है। डिंग बेल बज चुकी थी। फाइट शुरू हो गई। हेज के शरीर से तुरंत कई लिम्स निकल आए। लंबे नुकीले, बिल्कुल स्पाइडर जैसे, हर साइड पर तीन। गैरी अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ था। गैरी, होश में आओ। क्लेम और बाकी लोग चिल्लाए। यह कोई डे ड्रीम करने का समय नहीं है। हेज बिना रुके गैरी की तरफ दौड़ा। उसे कोई मौका नहीं देना चाहता था। दुर्भाग्य है, गैरी ने हल्की सांस छोड़ी। मैं थोड़ा और समय रिंग में बिताना चाहता था। उसने अपने पैर जमाए और एक छटके में आगे बढ़ा। एक पल में वह हेज के बिल्कुल पास पहुंच गया। हेज कुछ समझ पाता उससे पहले एक मुक्का उसके चेहरे के पास आ चुका था। थर्ड पंच सीधे उसके चेहरे पर लगा। नाक और चेहरे की हड्डियां टूट गईं और वह पीछे उड़ गया। उसका शरीर केज से टकराया और फिर सीधे जमीन पर गिर गया। अभी कुछ पल पहले जो क्राउड चिल्ला रहा था वह अब पूरी तरह खामोश था। हेज ब्रूंट कैनवस पर ही पड़ा रहा, बिल्कुल शांत। ऐसा लग रहा था जैसे वह सांस भी नहीं ले रहा हो। और दर्शकों में से कुछ तो ये तक सोचने लगे कि शायद उस एक ही वार में उसकी जान चली गई हो। अचानक हुए इस नतीजे ने पूरे स्टेडियम को हिलाकर रख दिया। कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि अभी अभी हुआ क्या है। यहां तक कि कमेंटेटर्स भी कुछ पल के लिए पूरी तरह चुप हो गए। अभी कुछ ही देर पहले वो दोनों नए फाइटर्स की टेक्निक पर बात करने के लिए तैयार थे। इस मैच को एक टफ मुकाबला बताकर हाइप कर रहे थे। उन्होंने हेज के बारे में काफी रिसर्च की थी, क्योंकि वही क्लियर फेवरेट था। तो फिर ये क्या हो गया? लेडीज एंड जेंटलमैन, हम भी आप सबकी तरह हैरान हैं। मेल कमेंटेटर ने आखिरकार बोलना शुरू किया। जैसा कि लग रहा है हेज एक ही पंच में नॉकआउट हो चुका है। जैसे ही ये शब्द गूंजे, पूरा स्टेडियम शोर से फट पड़ा। लेकिन गुस्सा नहीं, खुशी, उत्साह। लोगों को एहसास हो गया था, उन्होंने इतिहास बनते हुए देखा है। रिंग के अंदर साइड पर खड़ा एक रेफरी अंदर आया और हेज की हालत चेक की। वह पूरी तरह बेहोश था। रेफरी ने बाहर खड़े ऑफिशियल्स को इशारा किया। मैच खत्म। बस दोस्तों, फैसला हो चुका है। गैरी डेम है आज का विनर। फीमेल कमेंटेटर की आवाज गूंजी। ये एएफसी हिस्ट्री का सबसे तेज नॉकआउट हो सकता है, एक नया रिकॉर्ड। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ऑल्टर्ड फाइटर्स इतनी आसानी से नहीं गिरते थे, और वो भी एक ही वार में। क्या सच में दो डीबीयू स्टूडेंट्स के बीच इतना बड़ा फर्क हो सकता था? गैरी जीत गया, और वो भी इतना आसानी से, क्लेम ने कहा। हाँ, लेकिन क्या गैरी इतना स्ट्रांग है या उसका ओपोनेंट वीक था? स्प्रिंग ने पूछा। मुझे नहीं लगता कि उसका ओपोनेंट वीक था, टाइसन बोला। ये बस दोनों के बीच का फर्क था। दूसरी जगहों पर भी लोग ये मैच देख रहे थे, जैसे कि वोल्फ्स पूल क्लब में। तुम्हारा भाई तो ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुआ, वो काफी स्ट्रांग हो गया है, ने कहा। मुझे मुझे पता ही नहीं था, एमी ने धीमे से कहा।
लेकिन उसके चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। उसे अपने भाई पर गर्व था। कहीं और जेडन ट्रेनिंग रूम में टीवी देख रहा था और उसके चेहरे पर एक बड़ी सी ग्रिन थी। हा हा, कितना शो ऑफ है। ऐसे जीतना जरूरी था क्या? थोड़ा फाइट लंबा कर लेता, एएफसी में खुद को टेस्ट तो करता। फिर भी उसकी आंखों में एक्साइटमेंट थी। लेकिन क्या परफॉर्मेंस है, लगता है शिन को अब सच में मेहनत करनी पड़ेगी। शिन रायन के साथ बैठकर मैच देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, हाथ बांधे हुए बस स्क्रीन को देखती जा रही थी। शिन, शिन, रायन ने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं। वो भी शॉक्ड थी, बस अपने तरीके से, क्योंकि सब जानते थे हेजब्रूंड कितना स्ट्रांग था। एक बार स्पैरिंग सेशन के दौरान वह शिन और रायन के एक नया क्लब में आया था और वहां एक प्रोफेशनल फाइटर से लड़ा था। वो टॉप प्रोस्पेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी स्किल था। फिर भी हेज ने इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी कि कोच उसे डेब्यू के बाद कॉन्ट्रैक्ट देने को तैयार था। और दूसरी तरफ उसी कोच ने गैरी को सिर्फ हाइप कहकर डिसमिस कर दिया था। अब उसे अपने शब्दों पर पछतावा हो रहा होगा, और शायद वो अकेला नहीं था। रिंग के पास ब्रूजर एकेडमी का कोच गुस्से से कांप रहा था। उसकी नसें फूल गई थी, मुट्ठियां भींची हुई। वो केज पर बार बार मुक्का मार रहा था। तूने हमें इस तरह शर्मिंदा कैसे कर दिया? उठ उठ, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। हेज के शरीर के चारों ओर एक काली धुंध फैलने लगी और उसकी आंखें लगभग पूरी तरह काली हो गई। मैच खत्म हो चुका था, फिर भी यह नजारा सबको बेचैन कर रहा था। कोच अब सिर्फ वहां से जाना चाहता था, इस बेइज्जती को और देख नहीं सकता था। लेकिन उसके शब्द हेज के अंदर कहीं गहराई तक उतर गए। धीरे धीरे हेज की आंखें खुली। मेरा चेहरा बहुत दर्द कर रहा है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा और अपने नाक को छुआ। रेफरी पास खड़ा था और गैरी रिंग के बीच में खड़ा उसे देख रहा था। क्या हुआ था? मुझे कुछ याद नहीं। रुक, मैं अपने डेब्यू मैच में था, तो फिर मैं जमीन पर क्यों हूं? यादें वापस आने लगी और साथ ही दर्द भी। नाक से खून टपकता हुआ कैनवस पर गिर रहा था। हेज, आखिर जाग गया तू बेवकूफ, कोच फिर चिल्लाया। तू हार गया, अब बाहर निकल और वापस आ। मैं हार गया? हेज ने दोहराया। उसके चेहरे पर यकीन ही नहीं था। वह खड़ा हुआ, चारों तरफ देखा। उसका सपना, सालों की मेहनत, अकेडमी में बिताया हर दिन, सब कुछ कुछ ही सेकंड में खत्म हो गया। मैं उससे हार गया? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने तो फाइट भी शुरू नहीं की, अपनी पूरी ताकत भी नहीं दिखाई। ये नामुमकिन है। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, सब कुछ उसके अंदर उबलने लगा। उसने अपनी जीभ से दांतों के बीच छुपी गोली को महसूस किया और जोर से काट लिया। मैं इस बेकार नतीजे को नहीं मानता। गैरी उसकी तरफ मुड़ा। हेज का शरीर बदलने लगा। इस बार पार्शियल नहीं, पूरा ट्रांसफॉर्मेशन। उसका शरीर बड़ा होने लगा, लगभग 2 गुना। सिर से नुकीले जबड़े निकल आए, कई लाल आंखें, हाथ मकड़ी जैसे फैल गए। लेकिन सबसे डरावनी चीज वो काली धुंध और उसकी लगभग पूरी तरह काली हो चुकी आंखें। सिस्टम मैसेज, इन्फेक्टेड ऑल्टर्ड हैज अपीयर्ड।